डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ई लेक्चर में हम राजस्थान के पुरातात्विक स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे। प्राचीन राजस्थान का इतिहास लिखने में पुरातत्व सामग्री का बहुत अधिक महत्व है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, उसके भी कई नगर राजस्थान में पाए जाते थे और जो खुदाई में मिले हैं, जैसे आहड़, गिलुंड, कालीबंगा, नोह, बागोर आदि। खुदाई में जो सामग्रियां हमें प्राप्त होती हैं, उससे उस समय के जनजीवन को समझने में सहायता मिलती है। साथ ही तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के साथ साथ वहाँ के निवासियों की कला में दिलचस्पी की भी जानकारी मिलती है। इसी तरह से पुरातत्व सामग्री में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है दुर्ग एवं भवन। प्राचीन किले और भवन भी इतिहास लिखने में बड़े सहायक होते हैं। किलों को देखकर उनकी विशालता या मजबूती या उनके स्थापत्य को देखकर उस समय की सैनिक स्थिति को समझ सकते हैं। किलों में कई महल भी बनाए गए, मकान, मंदिर, जलाशय, सरोवर इत्यादि राज परिवार और जन सामान्य के रहन सहन को, धार्मिक दशा को स्पष्ट करते हैं। मकानों के आधार पर हम लोगों के जीवन स्तर को समझ सकते हैं और जिस प्रकार के मकान बनाए गए हैं उससे उस समय किस प्रकार की स्थापत्य कला, शिल्प कला प्रचलन में थी, यह भी हमें जानकारी मिलती है। इसी तरह से इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोतों में से एक और महत्वपूर्ण स्रोत है नगर। राजस्थान के मध्यकालीन नगरों के जो खुदाई में भग्न अवशेष मिले हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि कई नगर किसी समय विशेष में बने, बहुत अधिक विकसित भी हुए और लेकिन समय के साथ वो उजड़ते भी चले गए। जैसे कछवाहों की राजधानी आमेर, जो जयपुर की पुरानी राजधानी थी, यह आमेर और उदयपुर के महाराणा प्रताप की राजधानी चावंड थी। अपने समय में ये दोनों ही नगर, आमेर और चावंड, बहुत महत्वपूर्ण रहे, लेकिन राजधानी परिवर्तन के साथ ही उनके महत्व और उनकी गरिमा में बहुत तेजी से कमी आई। इसी प्रकार से मंदिर एवं मूर्तियों से भी हमें प्राचीन इतिहास को जानने में मदद मिलती है। राजस्थान में मंदिरों का निर्माण प्राचीन समय से ही किया जाता रहा है। जैसे चित्तौड़ के किले में कई बहुत ही अद्भुत मंदिर बने हैं। दिलवाड़ा और रणकपुर के जैन मंदिर, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर, ओसियां के मंदिर, ये विशेष तौर पे उल्लेखनीय हैं। ये जो मंदिर होते थे, ये उस समय की धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं कला की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण थे। इन मंदिरों में जो भी मूर्तियां बनाई जाती थी या जिस शिल्प कला का प्रयोग किया जाता था, उससे तत्कालीन समाज में प्रचलित वेशभूषा, श्रृंगार के तौर तरीके, आभूषण, वाद्य यंत्र, नृत्य कला इत्यादि का भी बोध होता है। इसी प्रकार सिक्कों से भी हमें किसी भी देश या समाज के इतिहास को जानने में बहुत मदद मिलती है। राजस्थान में भी प्राचीन काल से ही सिक्के बनते रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता काल से ही। सिक्कों पर जो नाम लिखे होते हैं, साथ ही तिथि होती है, उपाधि और किसी भी राजा का विशेष राज चिन्ह भी उसके ऊपर उकेरा जाता है। उससे हमें
तत्कालीन राजा का नाम, उस समय कौन सी लिपि प्रचलित थी, जैसे ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि या देवनागरी लिपि, भाषा कौन सी वहाँ पर प्रचलित थी, किस धर्म के ज़्यादा प्रचलन में था, किस धर्म को ज़्यादा मान्यता मिली हुई थी, और काल निर्धारण में भी बड़ी सहायता मिलती है। सिक्कों में जिस धातु का उपयोग किया जाता, उसकी मात्रा के आधार पर उस राज्य की आर्थिक स्थिति का भी हम आकलन कर सकते हैं। सिक्कों के सुघड़ता से और बनावट से उस समय के कला की जो स्तर था, किसी भी वस्तु को निर्माण करने में जो कला प्रयोग होती है, टंकण कला, उसके स्तर को भी हम आंक सकते हैं। और जिस भी शासक के जितने अधिक सिक्के मिलेंगे, उससे हमें ये भी पता चलता है कि उस राजा ने बहुत लंबे समय तक शासन किया। राजस्थान की यदि बात करें तो मेवाड़ में सोना, चांदी और तांबे के सिक्के चलते थे। महाराणा अमर सिंह के समय में मुगलों से जब मेवाड़ की संधि हो गई, तो उसके बाद से मेवाड़ इलाके यानी उदयपुर और उसके आसपास के इलाकों में मुगलिया सिक्कों का प्रचलन शुरू हो गया। इसके अतिरिक्त जोधपुर, बीकानेर, प्रतापगढ़ के राज्यों में भी इनकी अपनी टकसालें थी। इसके बाद बात करते हैं हम शिलालेखों की। राजस्थान का इतिहास जानने में शिलालेखों का भी बहुत विशिष्ट स्थान है। इनसे तत्कालीन शासन व्यवस्था, राजनीति और सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। राजस्थान में मेवाड़ और आमेर में अधिक संख्या में शिलालेख मिलते हैं, लेकिन जोधपुर व बीकानेर संभाग में इनकी अपेक्षाकृत कम शिलालेख मिलते हैं। 1169 ईस्वी का बिजोलिया शिलालेख राजस्थान के चौहान राजवंश का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। बीकानेर के महाराजा राय सिंह के समय का जो 1593 ईस्वी का शिलालेख है, प्रशस्ति कहा जाता है उसे, उससे महाराजा राय सिंह ने काबुल, सिंध पर जो विजय प्राप्त की, उसकी जानकारी मिलती है। मुगलों के साथ उनके कैसे संबंध थे और महाराजा राय सिंह ने अपने इलाके में शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या विकास किए, क्या क्या कार्य किए, उसकी भी जानकारी मिलती है। और राजस्थान में जब मुस्लिम सत्ता का विस्तार हुआ, तो उसके बाद से राजस्थान में भी अरबी और फारसी भाषा के शिलालेख उत्कीर्ण किए जाने लगे। अरबी व फारसी के शिलालेखों से भी तत्कालीन राजस्थान की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति को समझने में सहायता मिलती है। प्राय ये शिलालेख अजमेर, नागौर, सांभर, अलवर, टोंक, जयपुर इत्यादि इलाकों से प्राप्त हुए हैं। इससे हमें ये भी जानकारी मिलती है कि ये जो नगर थे जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में शिलालेख प्राप्त हुए हैं, यही नगर प्राचीन और मध्यकालीन राजस्थान में महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र या राजनीति के केंद्र रहे होंगे। इन्हीं शिलालेखों से कई बार हमें मुगल शासन व्यवस्था की भी जानकारी मिलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास कई तरह के पुरातात्विक स्रोत मौजूद हैं। अगली ई क्लास में हम जानेंगे उन ऐतिहासिक यानी लिखित स्रोतों के बारे में जिनसे हमें प्राचीन राजस्थान के और उसके निवासियों के जीवन के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं। धन्यवाद।